नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल निप्पू मिशन प्रगति क्लासेज में। आज हम सब बायोलॉजी का चैप्टर 1 का सारा टॉपिक का निचोड़ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जिसमें इस टॉपिक में जैव प्रक्रम हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, इन सभी टॉपिक का एक निचोड़ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, टॉपिक बाई टॉपिक। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक का नाम है दोस्तों पोषण। पहला टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? पोषण है। चलिए तो पहला पोषण का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है पोषण किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि भोजन प्राप्त कर उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, पोषण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वयंपोषी जीव कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परपोषी जीवों का भोजन किस पर निर्भर करता है? परपोषी जीवों का भोजन किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्य जीव पर। जो परपोषी है जो कि दूसरे पर आश्रित रहता है, जो कि दूसरे पर आश्रित रहता है। जैसे में परपोषी में ले लीजिएगा आप अमेरवल। डिस्कशन उतना नहीं करवाएंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आप रिवीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, टॉपिक 2। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो बताइए, प्रकाश जड़ में होता है, तना में होता है, फूल में होगा, किस में होगा? हरी पत्ती में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल कहाँ रहता है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट में रहता है। कहाँ पर रहता है? क्लोरोप्लास्ट में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए आप लोग, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस को ग्रहण किया जाता है? तो CO2 को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है, और O2 को निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? बाहर निकल रहा है ऑक्सीजन, अंदर ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कि रंध्र। नेक्स्ट टॉपिक का क्या नाम है दोस्तों? रंध्र। ये हमारा यूट्यूब चैनल है निप्पू मिशन प्रगति क्लासेज, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रंध्र टॉपिक का पहला क्वेश्चन कि रंध्र मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं? तो रंध्र कहाँ पर पाए जाते हैं? पत्तियाँ में पाए जाते हैं। कहाँ पर दोस्तों? पत्तियाँ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका प्रकाश संश्लेषण का सारा टॉपिक क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का सारा टॉपिक क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वयंपोषी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। ये रासायनिक ऊर्जा पर कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा ग्लूकोज में तोड़ता है। यानी कहने का रासायनिक ऊर्जा का मतलब हो गया दोस्तों प्रकाश का जो किरण है आपका, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में से शर्करा ग्लूकोज में बदलने का प्रयास करता है। तो पहला पॉइंट देखिए, प्रकाश संश्लेषण। ये हमारा सूर्य है। क्या दोस्तों? सूर्य है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है 1 नंबर की, प्रकाश ऊर्जा सूर्य का प्रकाश क्लोरोप्लास्ट द्वारा अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा जो है दोस्तों आपका सूर्य के प्रकाश क्लोरोप्लास्ट द्वारा अवशोषित करता है। फिर दूसरा पॉइंट में क्या है कि जल का प्रवेश। तो दूसरा पॉइंट में क्या है कि जड़ों में जल अवशोषित होकर, जल का अवशोषण कहाँ होता है? जड़ों में होता है।
वाहिका वेन द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। तो जल में जड़ कहाँ पर अवशोषित होता है? जड़ में जहाँ जड़ से कहाँ पर जाता है? पत्तियों तक पहुंचता है। तीसरा पॉइंट में क्या है दोस्तों, तो पढ़िए। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश वायुमंडल से CO2 लेता है। वायुमंडल से क्या लेता है? CO2 लेता है, द्वारा रंध्र स्ट्रोमा द्वारा पत्ती के अंदर प्रवेश करता है। तो सवाल पूछ सकता है आपसे कि वायुमंडल में CO2 किसके द्वारा पत्ती के अंदर प्रवेश करता है? स्ट्रोमा के द्वारा। पॉइंट 4 में क्या है? शर्करा का निर्माण और बाहर जाना। शर्करा का निर्माण और बाहर जाना है किसके माध्यम से होता है? तो क्लोरोप्लास्ट क्या है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश ऊर्जा की सहायता से शर्करा ग्लूकोज क्या है दोस्तों? ग्लूकोज में बनती है और वाहिकाएं फ्लोएम द्वारा पूरे पौधे में पहुंचती है। मुख्य बातें क्या है? तो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसे स्वयंपोषी कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जीवों के लिए भोजन का आधार क्या है? सूर्य है। किसके लिए? पत्ती के लिए। पर्यावरण को स्वस्थ और सुरक्षित रखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को थोड़ा सा देखिए कैसे होता है। सबसे पहले सूर्य के प्रकाश आएगा दोस्तों, उसके बाद जड़ से सूर्य का प्रकाश, फिर जड़ से जल और वायुमंडल से CO2, इस सब मिल के शर्करा और ग्लूकोज पौधा बनाती है। यानी सूर्य का प्रकाश मिलेगा और जड़ से जल मिलेगा, वातावरण से CO2 मिलेगा, तो कौन सी बनेगा? शर्करा और ग्लूकोज। क्या बनेगा? शर्करा और ग्लूकोज। और सीखे आसान भाषा में, बढ़े पढ़े लक्ष्य हमारा ही क्या है? कर्तव्य बन गया है। आपका जो चैनल है, अपना चैनल, आप लोगों का अपना चैनल नीपू मिशन प्रगति क्लास, इसे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आप इसको बेहतर से याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? अभी जस्ट बताएं। रंध्र का काम क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना। रंध्र का मुख्य काम क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रंध्र में फूलने और बंद होने के नियंत्रण कौन करता है? जस्ट बताएं। रंध्र को फूलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? रक्षक कोशिका। कौन सी कोशिका? रक्षक कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो जैव परिक्रम का चौथा टॉपिक है, उसका नाम है मानव में पोषण। मानव में पोषण। चलिए पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो मानव पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तब कहाँ से होता है? मुख गुहा से पाचन होता है। मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का। आप लोग बताइएगा कि मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? पूर्ण पाचन छोटी आंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्वेश्चन पर दोस्तों, का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। पूरा चैप्टर का निचोड़ सुपड़ा साफ कर दिया गया है इस क्लास में, कि आपका पहला चैप्टर से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ये भारतीय वन के पैटर्न पर नहीं बनाया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन सब भारतीय वन में ये देखिएगा तो जैव परिक्रम अलग हो जाता है, श्वसन अलग हो जाता है, उत्सर्जन अलग हो जाता है और परिवहन अलग हो जाता है। लेकिन NCERT जो बुक है, NCERT बुक में सभी चैप्टर एक ही में है, तो पूरा चैप्टर एक ही में आएगा। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमाइलेज। क्या दोस्तों? एमाइलेज। इसी में एमाइलेज से ही क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भोजन नली किसे जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुख और अमाशय को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमाशय में कौन सी अम्ल पाया जाता है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोटीन का पाचन कहाँ से, किस अंग से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमाशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा अगला टॉपिक, पाचक रस और एंजाइम। पाचक रस और एंजाइम, ये हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, नीपू मिशन प्रगति क्लासेज। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारा चीज़ पर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पित्त रस का निर्माण बोलेगा तो यकृत में होता है, लेकिन जमा बोल दिया जाए कि पित्त रस जमा कहाँ पर होता है? तो पित्ताशय में होता है। पित्ताशय में। कहाँ पर दोस्तों? पित्ताशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पित्त रस संग्रहित कहाँ होता है, तो पभिजस होता है पित्ताशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अग्नाशय कौन सा रस निकलता है, अग्नाशय से एक रस निकलता है उसे क्या कहते हैं, अग्नाशय रस कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्नाशय रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोजन का अधिकतम अवशोषण कहाँ पर होता है, तो अवशोषण बोल अधिकतम बोला है, अवशोषण कहाँ पर होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर छोटी आंत। लेकिन पूर्णतः अवशोषण बोल दिया, जल का अवशोषण, जल का अवशोषण रह गया तो बड़ी आंत में, लेकिन भोजन का अवशोषण कहाँ पर, छोटी आंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आपका क्या है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक छठा संतुलित आहार है। क्या है, संतुलित आहार। तो चलिए संतुलित आहार का पहला क्वेश्चन देखते हैं। संतुलित आहार में क्या होता है, तो संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर को ऊर्जा मुख्यतः किससे मिलती है, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। शरीर का वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, तो इसका मरम्मत बोला है क्या, यहाँ पर वर्ड को ध्यान दीजिए, मरम्मत बोला है, प्रोटीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विटामिन और खनिज लवण का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, ये क्या करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, शरीर को क्या कर रखता है, स्वस्थ रखता है। इस वीडियो में आपका पूरा चैप्टर 1 का सारा निचोड़ सवाल, क्या निचोड़ सवाल एकदम है सुपरा साफ। इस चैप्टर से यदि सवाल पूछता है तो इस वीडियो से बाहर सवाल नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन किस माध्यम से ग्रहण करता है, तो कोटपाद नहीं है, कुटपाद है। क्या दोस्तों, कुटपाद है। आप लोग बताइए अमीबा का भोजन का पाचन कहाँ पर होता है, रसधानी में होता है। आप लोग बताइएगा अमीबा का आकृति कैसा होता है, तो इसकी आकृति अनिश्चित होती है, अनिश्चित। क्या होता है दोस्तों, अनिश्चित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आपका अमीबा है, क्या है दोस्तों, अमीबा है। थोड़ा सा देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है नीपू मिशन प्रगति क्लास है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से पीपीटी के रूप में आपको पढ़ाया जाता है। चलिए देखिए अमीबा हमारा क्या है, अमीबा है। अमीबा पहला नंबर पहले याद रखिए, अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, ये अमीबा का क्या है, केंद्रक है। क्या है, केंद्रक। और जो बीच वाला जो भाग दिख रहा है ई वाला, ये क्या है, केंद्रिका है। क्या है, केंद्रिका। ये जो पार्ट दिख रहा है आपका, वो भोजन का रिक्तिका या फूड वैल्यूअर कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड वैक्यूअल कहते हैं। और यहाँ पर जो ये जो लाइनिंग देख रहे हैं वो छज्जपाद है। क्या है, छज्जपाद है। और ये जो लाइनिंग यहाँ पर जो पॉइंट बना है वो कोशिका झिल्ली है। क्या है, कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो हरा वाला ग्रीन वाला भाग दिख रहा है आपका संकोचनशील रिक्तिकाएं और कोलेस्ट्रिकल वैक्यूल है। और यहाँ पर जो पार्ट आपको दिख रहा है वो अंतःपर्दवी साइटोप्लाज्मा का। क्या है, और यहाँ पर जो भाग दिख रहा है ये दोनों भाग ई और ई वाला उज्जवल कणिकाएं हैं, इसे वाटर ग्लोब्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर ग्लोब्यूलस कहते हैं। यहाँ पर मुख्य कार्य क्या है इसका, यह भोजन का ग्रहण करता है, पोषण के रूप में भोजन का ग्रहण करता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया का भोजन के रूप में ग्रहण करता है। श्वसन इसका क्या है, ऑक्सीजन का उपयोग करता है। श्वसन में अमीबा कौन सा गैस, ऑक्सीजन लेता है। उत्सर्जन के रूप में अपशिष्ट पदार्थ निकालता है, उत्सर्जन के रूप में अपशिष्ट पदार्थ निकालता है। गति क्या है, छज्जपाद द्वारा चलना होता है। प्रजनन क्या है, द्विखंडन। बहुत बार सवाल पूछा गया दोस्तों कि अमीबा में किस प्रकार का खंडन होता है, ध्रुवीय खंडन होता है। इसकी कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। चलिए यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पॉइंट और ऐड किए हैं हम सब, ये पैरामीशियम के आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है, देखिए इस सब लाइनिंग ये आपका सिलियरी है। क्या है, सिलियरी पश्चमाभिया है, जिससे अमीबा को चलने में सहायता प्रदान होती है, अमीबा को चलने में सहायता प्रदान होती है। ये भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है।
ये दोनों आपको दिख रहा है वो भोजन रीतिका है, और गुद्दा छिद्र क्या है, गुद्दा छिद्र। यानी ये जो लाइनिंग यहाँ पर है इसको क्या कहते हैं, इसी को गुद्दा छिद्र कहते हैं। ये दोनों जो पार्ट है उसी को भोजन रीतिकाएँ और गुद्दा छिद्र कहते हैं। और यहाँ पर ये जो बड़ा साइज को थोड़ा सा दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है, बृहद केंद्रिकाएँ। क्या है, बृहद केंद्रिकाएँ। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस। ये छोटा वाला जो दिख रहा है वो लघु केंद्रक है। क्या है, लघु केंद्रक, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो। बड़ा रहेगा तो मैक्रो, बड़ा रहेगा तो मैक्रो, जब छोटा है तब माइक्रो। यहाँ पर जो इस जो भाग दिख रहा है सरका हुआ भाग, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पहले जो पार्ट के जो शेष वाला भाग है उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। और जो पूरा अंदर वाला भाग है उसे क्या कहते हैं, साइटोस्टोम, जिसे मुख्य द्वार कहते हैं। और संकुचन रिक्तिकाएँ, ये जो एरिया देख रहे हैं आप लोग, ये सब ये क्या है, संकुचनशील रिक्तिकाएँ। उम्मीद है कि आपका पैरामीशियम और अमीबा का संरचना याद हो गया होगा, और आदि भी कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है श्वसन का परिचय। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है श्वसन का परिचय। चलिए श्वसन का पहला क्वेश्चन है कि श्वसन क्या है। तो श्वसन क्या है दोस्तों, श्वसन आपका क्या है, तो ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है, ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है दोस्तों, तो एटीपी में होता है। कौन सी रूप में, एटीपी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए हम स्पीड करा रहे हैं, ताकि पूरा चैप्टर का निचोड़ है। यानी आप लोग भारतीय भवन बुक से जाएगा तो 4 चैप्टर हो जाएगा, यानी एक ही चैप्टर में है 100+ क्वेश्चन होगा, 100+ क्वेश्चन है। चलिए इसलिए वीडियो को थोड़ा सा फास्ट लेके जा रहे हैं, टिक मरवा रहे हैं, डिस्कशन उतना नहीं करवा रहे हैं। लेकिन डिस्कशन नहीं करवा रहे हैं, जो डिस्कशन करवाएंगे वो सभी क्वेश्चन आगे है। वीडियो का अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए देखिए श्वसन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल दोस्तों नीपू मिशन प्रगति क्लासेज, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक नाम है वायवीय और अवायवीय श्वसन। पहला क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन क्या है दोस्तों, वायवीय श्वसन में किस गैस की आवश्यकता होती है। वायवीय बोला है तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जी होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अवायवीय श्वसन में किसके अनुपस्थिति में होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, कि मनुष्य की मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन कौन सा अम्ल बनाता है। मांसपेशियों में थकान आ जाता है, ये सब लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सी अम्ल, लैक्टिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इष्ट में अवायवीय श्वसन तो क्या बनता है, ये बनता है एथिल अल्कोहल और CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मानव श्वसन तंत्र। चलिए मानव श्वसन तंत्र का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि श्वसन तंत्र का सबसे बड़ा अंग क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा दोस्तों, यकृत। सॉरी क्या है, श्वसन तंत्र बोला, सॉरी दोस्तों श्वसन तंत्र बोला है। क्या बोला है, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का सबसे बड़ा अंग फेफड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वास नली को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रेकिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एल्वियोलाई में होता है। क्या होता है, एल्वियोलाई में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में श्वसन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों, लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो RBC में पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, लाल रक्त कोशिका कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन के रूप में किस रूप में होता है, अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, श्वसन बोला है, श्वसन के दौरान हम सब कौन सा गैस निकालते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ते कौन सा है, ऑक्सीजन। आप लोग इसको बताइएगा कि पेड़ पौधा, आप लोग इसको बताइएगा पेड़ पौधा
श्वसन में कौन सी गैस को ग्रहण करती है? कमेंट में बताइए। ग्रहण करती है तो कौन सी गैस को ग्रहण करता है दोस्तों? ऑक्सीजन को करती है। कहिएगा आज तरीके सुने थे कि ऑक्सीजन बाहर छोड़ता ही ग्रहण नहीं कर रहा है। ये श्वसन है दोस्तों। क्या है? श्वसन है। याद रखिएगा कि श्वसन, जब भी श्वसन का बात करेगा तो ग्रहण करेगा CO2 और छोड़ेगा CO2, ग्रहण करेगा O2, लेकिन प्रकाश संश्लेषण बोल देगा तो इसको छोड़ेगा, इसको ग्रहण करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के श्वसन से शरीर को क्या प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन की मूल इकाई क्या है? तो श्वसन की मूल इकाई क्या है दोस्तों? कोशिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो कोशिका का पावर या शक्ति गृह कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। श्वसन में ऊर्जा किस पदार्थ से प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? CO2, जल और ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सांस छोड़ते समय कौन सी गैस अधिक होती है? मतलब सांस छोड़ रहे हैं तो कौन सी रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा कि ऑक्सीजन रहेगा? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि फेफड़ों में कौन सी गैस आदान प्रदान की प्रक्रिया से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विसरण की प्रक्रिया। किसके द्वारा? विसरण की प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वसन के लिए क्या है दोस्तों? श्वसन क्या है दोस्तों? श्वसन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो श्वसन के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कोशिकीय श्वसन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा उत्पादन को। और कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? कोशिकीय ईंधन पूछ दिया जाए किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज के कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? ग्लूकोज को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट परिवहन है। आप लोग भारतीय भवन की किताब बनाइए देखिएगा तो परिवहन आपका तीसरा चैप्टर है। परिवहन आपका तीसरा चैप्टर। इसका हम 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के लाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजक ऊतक है। चलिए हमारा शरीर किस ऊतक के द्वारा कार्य करता था? पेशी ऊतक के द्वारा। सॉरी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है दोस्तों? ये आपका प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिका RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। श्वेत रक्त कणिका WBC का कार्य जीवन काल कितना होता है? 4 से 6 दिन का मुख्य कार्य है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। रोगों से रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त का थक्का बनने में कौन सी घटक सहायक होता है? तो इसका रक्त हो जाएगा प्लेटलेट्स। रक्त को थक्का बनाने के लिए विटामिन K की आवश्यकता भी होती है और कैल्शियम आयन का भी होता है। एक प्रोटीन है फोब्रोजीन नाम है। क्या है? प्रोबेजिन। इसकी भी आवश्यकता होती है। प्लेटलेट्स के कारण भी थक्का जम जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? RBC में पाया जाता है। किस में? RBC में, लाल रक्त कणिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। क्या होता है दोस्तों? लोहा। और पत्तियां में क्या दोस्तों? जो हमारा क्लोरोफिल है, क्या है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व? मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त का निर्माण मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ पर दोस्तों? लाल अस्थि मज्जा में।
रक्त का पीएच मान कितना होता है, कल ऑलरेडी कल का क्लास आप लोग देखिएगा, पीएच मान के जितना भी क्वेश्चन था सारा करवा दिए हैं। पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा पूरा। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। टॉपिक नाम है हृदय। टॉपिक नाम है हृदय। चलिए, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। क्या होता दोस्तों? 4 कक्ष। चलिए, आपको हृदय, आप लोग क्लास किए होंगे तो हृदय किन्हीं को समझ ही में नहीं आया होगा। हृदय का जो टीचर बताया होगा तो आप लोग को समझ ही में नहीं आया होगा। चलिए, आइए आपको हृदय का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। चलिए स्टार्ट, आगे देखते हैं। देख लीजिए, ये आपका हृदय है। क्या दोस्तों? हृदय है। गौर से देखिए, आप लोग इसे गौर से देखिए। ये क्या है? हृदय है दोस्तों। क्या है? हृदय है। हृदय में आपको यहाँ से हम बांट देते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि एक भाग यह है और एक भाग यह है और एक भाग यह है दोस्तों। ये दोनों के क्या कहते हैं दोस्तों? अलिंद है। ये दोनों क्या है? अलिंद है। और ये दोनों क्या है? निलय है। यानी ऊपर वाला जो भाग है वो निलय कहलाता है। क्या कहलाता है? निलय। और निचला क्या कहलाता है? ऊपर वाला अलिंद कहलाता है और नीचे वाला निलय कहलाता है। तो इस साइड में जो है दोस्तों उसे बाया अलिंद कहते हैं, और इस साइड में जो है दोस्तों उसे दाया अलिंद कहते हैं, और इस साइड में जो है उसे बाया निलय कहते हैं, और इस तरह जो चैम्बर में है उसे दाया निलय कहते हैं। और ये जो सिरा आपको दिख रहा है 3 गो आगे वाला, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधमनी। ये जो ई सिरा दिख रहा है आपको उसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी कहते हैं। चलिए थोड़ा सा देखते, समझाने का प्रयास करते हैं कि बाया अलिंद क्या होता है और दाया निलय क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा जो शरीर में जो रक्त है, शरीर में जो अशुद्ध रक्त है वो पहले दाया नील में आता है। जो अशुद्ध रक्त है पहले यहाँ आता है। जो आपका अशुद्ध रक्त है सबसे पहले यहाँ आता है दाया अलिंद में। फिर यहाँ से जो आपका रक्त है पंप करके यहाँ आता है। तो पूछेगा कि अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ आता है, तो इस चैम्बर को क्या कर रहे हैं? इस चैम्बर को क्या कर रहे हैं दोस्तों? आप लोग गौर से देखिएगा। इस चैम्बर को क्या कहते हैं? इस चैम्बर को दाया अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? दाया अलिंद। तो अशुद्ध रक्त सबसे, अरे यार सॉरी दोस्तों, इस चैम्बर का आप लोग दिख रहा है आपको? इस चैम्बर आपको दिख रहा है? ये क्या है? दाया अलिंद है। क्या है? दाया अलिंद है। और यहाँ से रक्त पंप करके आता है आपका बाया नीले में, दाया नीले में। ठीक। और यहाँ से आपका जो रक्त है, क्या है दोस्तों? यहाँ से आपका रक्त है पहले दाया अलिंद से दाया निलय में आया, और यहाँ से फेफड़ा, ये जो देख रहा है, ये आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये फेफड़ा के माध्यम से, क्या? फेफड़ा के माध्यम से आगे बढ़ता है। अब फेफड़ा के माध्यम से बचा हुआ बायां लिंद्र में, यानी आपको ये दिख रहा है ये चैम्बर आपका बाया अलिंद है। क्या है? बाया निलय है। बाया क्या है? निलय है। और बाया अलिंद्र क्या दोस्तों? पहले बाया अलिंद्र से क्या? बाया निलय में सबसे लास्ट में जाता है। बाया निलय में रक्त सबसे लास्ट में जाता है। पहले इस यहाँ से पंप, इस दाया निलय से पंप करके रक्त किस में जाता है? इसके माध्यम से यहाँ पर जाता है। इसको क्या कर रहे हैं? इसको दाया निलय कर रहे हैं। और दाया निलय से रक्त कहाँ जाता है? दाया निलय से रक्त कहाँ जाता है? इसमें आता है। और इसके माध्यम से महाधमनी आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है दोस्तों? महाधमनी है। और ये जो रक्त है ये पंप करके महाधमनी के माध्यम से, किसके माध्यम से? महाधमनी के माध्यम से शरीर में आगे, पूरा शरीर में भाग जाता है। पूरा शरीर में जाता है। कहाँ से? बाया निलय से। चलिए, इस वीडियो को आप लोग देखिएगा 1-2 बार तो समझ में आ जाएगा। अभी उतना तो हमारे पास टाइम है नहीं, क्या कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, और इसलिए आपको इतना कम समय में
इतना बेहतर कंटेंट दे रहे हैं। इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दायां यहाँ पर जो आपका दायां अलिंद है, दायां अलिंद है, इसका जो काम है यह पूरे शरीर से आया शुद्ध रक्त को जमा करता है। यानी शरीर में जितना भी रक्त आया इसको जमा करता है यहाँ पर। तो अशुद्ध रक्त को जमा कहाँ पर होता है? दायां अलिंद में। कहाँ पर? दायां अलिंद में। और आपसे पूछेगा कि पूरे शरीर से आया शुद्ध रक्त को जमा करता है कौन? दायां अलिंद ई करता है। ठीक, आपसे पूछेगा कि अशुद्ध रक्त को साफ होने के लिए फेफड़ा को पंप कौन करता है? तो अशुद्ध रक्त जब आता है शरीर में तो उसे पंप करके साफ करने के लिए फेफड़ा को कौन भेजता है? तब दायां नीलय भेजता है। यानी ई दिख रहा है दोस्तों आपको? आपका दायां नीलय दिख रहा है आपको? दायां नीलय दिख रहा है। सबसे पहले अशुद्ध रक्त कहाँ पर जमा होता है? यहाँ पर होता है। फिर यहाँ पर रक्त आता है, यहाँ पर अशुद्ध रक्त को पंप करता है फेफड़ा की तरफ। कहाँ करता है? फेफड़ा। तो रक्त शुद्धि कहाँ होता है? फेफड़ा में होता है। कहाँ पर? फेफड़ा पे। फिर यहाँ से दायां अलिंद से रक्त जाता है दायां नीलय में। कहाँ पर जाता है? दायां नीलय में। तो दायां नीलय तो यही था, यहीं से अशुद्ध रक्त पंप किया, फेफड़ा में गया। फिर यहाँ से रक्त जाता है बायां अलिंद में। कहाँ पर? बायां अलिंद में। यहाँ पर आता है रक्त। सबसे पहले अशुद्ध रक्त यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जमा होके पंप करता है, फेफड़ा को जाता है शुद्ध करने के लिए। शुद्ध होला के फेफड़ा के बाद यहाँ आता है कहाँ? जिसका नाम है बायां अलिंद। क्या है दोस्तों? बायां अलिंद। और बायां अलिंद में फेफड़ों से साफ होकर शुद्ध रक्त को खून में बदलता है। तो रक्त को खून में बदलने का काम कौन कर रहा है? बायां अलिंद। रक्त को खून में बदलने का काम कौन कर रहा है? बायां अलिंद। और यहाँ पर जो आपका बायां अलिंद है, क्या है? बायां अलिंद है, या फेफड़ों से साफ होकर आए शुद्ध रक्त को खून में बदलता है। बायां अलिंद जितना भी फेफड़ा से गया रक्त शुद्ध होकर सब यहीं पर जाता है। और जितना भी सॉरी दोस्तों, जो महाधमनी आपका है, क्या है? महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होता है। महाधमनी जो है सबसे बड़ी धमनी होता है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, टाइम उतना नहीं है। कॉन्सेप्ट जब जिस दिन लाएंगे वीडियो कॉन्सेप्ट वाला तो उसको बेहतर से चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि हम अच्छे तरीक़े से बताने का प्रयास किए हैं। 2-3 बार वीडियो देखिएगा, ज़रूर याद हो जाएगा। और कमेंट में बताइएगा किस तरह से क्लास आपको लग रहा है। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको किस तरह से कैसा क्लास लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का पंप करना भी जस्ट बताएं। अभी क्या किए? जस्ट बताएं कि रक्त का पंप करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय शरीर में किस भाग में स्थित होता है? हृदय शरीर के किस हृदय भाग में स्थित होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बस गुहा भाग में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हृदय की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिकार्डियम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हृदय का कौन सा भाग शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है? अभी जस्ट बताएं, शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में कौन भेजता है? बायां नीलय भेजता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर में अशुद्ध रक्त को सबसे पहले हृदय के कक्षा में कौन लाता है? अभी जस्ट बताएं, कौन? दायां अलिंद लाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाधमनी किससे निकलती है? तभी फिगर दिखाएं आपको कि महाधमनी किससे निकल रहा है। तब बायां नीलय से निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निकलते हैं। फुफ्फुस धमनी किस प्रकार की रक्त ले जाती है? फुफ्फुस धमनी के बारे में नहीं बताए हैं दोस्तों, क्या कि टाइम उतना नहीं था, इसलिए इसको आंसर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर रहेगा अशुद्ध रक्त को। हृदय के धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? इससे नोट करता है। कौन करता है? इससे नोट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्वस्थ वयस्क मनुष्य का सामान्य हृदय गति कितना होता है? प्रति मिनट 72। सबसे ज़्यादा किसका होता है? चूहा का होता है। किसका होता है दोस्तों? चूहा का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र। बिहार बोर्ड के पैटर्न पर क्वेश्चन आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। परिसंचरण तंत्र क्या है दोस्तों? परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या था? शरीर से सभी भागों में ऑक्सीजन का एवं पोषण को पहुंचाना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र में किस प्रकार का होता है, किस प्रकार के बंद परिसंचरण तंत्र होता है। मनुष्य में कैसा बंद, कॉकरोच में कैसा खुला, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र किस प्रकरण से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त में चक्र में हृदय के 2 बार गुजरना, 2 बार गुजरना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त सामान्यतः किस रक्त वाहिका द्वारा ले जाया जाता है। ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है उसको किस धमनी के द्वारा, अशुद्ध शिरा के द्वारा। सबसे बड़ी शिरा महाशिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशुद्ध रक्त सामान्यतः किस रक्त वाहिका द्वारा ली जाती है। तो जस्ट बताएं किसके द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धमनी के द्वारा। क्वेश्चन क्या था, ऑक्सीजन युक्त धमनी सामान्यतः किस रक्त द्वारा। तो इसका धमनी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अशुद्ध रक्त बोला है, अशुद्ध रक्त बोला है तो शिरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ी धमनी कौन सी था, महाधमनी बोले तो जस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी शिरा तो महाशिरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फुफ्फुंद शिरा किस प्रकार का रक्त ले जाता है। फुफ्फुंद शिरा किस प्रकार का रक्त ले जाता है, तो शुद्ध रक्त ले जाता है। धमनी और शिरा के बीच किस प्रकार की रक्त वाहिकाएं पाई जाती है। धमनी और शिरा के बीच में किस प्रकार की रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। तो केशिकाएं पाई जाती है। कैसी के दोस्तों, केशिकाएं, कैसी, केशिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है दोस्तों, समय बहुत कम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। तो रक्त में ऊतकों के बीच पदार्थ का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है लसिका, टॉपिक नंबर 4। लसिका क्या है दोस्तों, तो लसिका हमारा क्या है, रंगहीन उत्तक है। क्या है, रंगहीन उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लसिका का रंग कैसा होता है, तो रंगहीन या हल्का पीला होता है। लसिका में कौन सा रक्त कोशिकाएं प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कोशिकाएं। लसिका का मुख्य कार्य क्या है, तो वसा का अवशोषण, शरीर के की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लसिका का प्रवाह किस प्रकार की वाहिकाओं में होता है। तो लसिका वाहिकाएं में होता है। लसिका में सामान्यतः क्या अनुपस्थित होता है, तो लाल रक्त कोशिका होता है जिसका जीवन काल 120 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी सहायता, लसिका लिम्फोसाइट। यदि लसिका टी लिम्फोसाइट क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, एड्स। क्या होता है, एड्स। टी लिम्फोसाइट क्षतिग्रस्त होने का कारण है एड्स हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट। क्या होता है, एलिसा टेस्ट। एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लसिका का निर्माण किससे होता है, उत्तक द्रव से होता है। किसके द्वारा, उत्तक द्रव से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लसिका का कार्य है, तो उसको के अतिरिक्त द्रव के वापस ले जाना, रक्त पहुंचाना। पौधों में परिवहन का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5। पौधे में जल खनिज बोला है, जल खनिज बोलेगा तो जाइलम। अब भोजन बोलेगा, भोजन तो हो जाएगा फ्लोएम। भोजन बोलेगा तो फ्लोएम, लेकिन जल बोला है तो जाइलम। भोजन निर्माण में परिवहन फ्लोएम। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, खनिज जल खनिज लवणों को परिवहन करना। अब भोजन परिवहन का किसका काम है, फ्लोएम का काम है, फ्लोएम का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है, तब पत्तियों में बने भोजन पदार्थ को अन्य भागों तक परिवहन कराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है। तब फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, बने भोजन पदार्थ को अन्य भोजन पदार्थों को परिवहन कराना। पौधे में जल का अवशोषण मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है, तो मूलरोम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है, तब पत्तियों के बाहरी त्वचा के एपिडर्मिस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाष्पोत्सर्जन का प्रमुख लाभ क्या है, तो जल में ऊपर की ओर परिवहन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन का परिवहन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो स्थानांतरण प्रक्रिया के द्वारा। कौन सा कथन सही बोला है, तो जाइलम जल तथा फ्लोएम भोजन का परिवहन करते हैं। जाइलम जल का करता है, ठीक है,
फ्लोएम भोजन करते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, आपका चैप्टर नंबर भारतीय भवन के बुक से लीजिएगा तो चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन टॉपिक नंबर 4 है उत्सर्जन। चलिए, उत्सर्जन का पहले परिचय देखते हैं। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्सर्जन क्या है? शरीर में अपशिष्ट क्या है? शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलने की प्रक्रिया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शरीर में उत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है? तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ है? तो उत्सर्जी पदार्थ शरीर से कौन सा? यूरिया। कितना परसेंट में? 2.2% निकलता है। 2022 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया था दोस्तों कि शरीर से मूत्र के दौरान यूरिया कितना परसेंट निकलता है? 2% निकलता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो उत्सर्जी अंग बोला है वृक्क है, जिसकी इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। क्या दोस्तों? नेफ्रॉन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्सर्जन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है? तो उत्सर्जन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है? आमाशय नहीं है। नेक्स्ट वृक्क का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2। मनुष्य वृक्कों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वृक्का की क्रियात्मक इकाई का भी जस्ट बोले नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र के बोलेगा तो हो जाएगा न्यूरॉन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा वृक्का क्या है दोस्तों? वृक्का की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, इसलिए इसको हम समझाने में सक्षम नहीं है। टाइम ज़्यादा होने के कारण इसको समझाने में हम सक्षम नहीं हैं। इसको हम बहुत बेहतर तरीके से बेहतर से बनाया गया है। आप लोग इसको देखिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। नहीं तो हम जब लॉन्ग वीडियो लाएंगे, लॉन्ग सब्जेक्टिव के लिए वीडियो लाएंगे, जब सब्जेक्टिव के लिए वीडियो लाएंगे तब इस सारा चीज़ को डिस्कशन कराया जाएगा। अभी इसको डिस्कशन कराने में समझाने के लिए भी टाइम नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या था? मूत्र का निर्माण करना। रक्त का अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? रक्त का क्षरण कहाँ होता है? ग्लोमेरुलम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोमन कैप्सूल का कार्य क्या है? छन्नी द्रव को एकत्र करना। वृक्का का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का शोधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुख्य नाइट्रोजनी पदार्थ अपशिष्ट क्या होता है? तो यूरिया होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण? तो ईरोक्रोम के कारण होता है। वृक्कक में पुनः अवशोषण कहाँ होता है? नलिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में सामान्यतः क्या नहीं पाया जाता है? तो ग्लूकोज नहीं पाया जाता है। मूत्र क्या है दोस्तों? मूत्र तंत्र से टॉपिक नंबर 3। पहला क्वेश्चन है कि मूत्र वृक्कक से मूत्राशय तक किसके द्वारा पहुंचता है? मूत्र वाहिनी के द्वारा। मूत्राशय के कार्य क्या है? मूत्र का संग्रहण करना यानी जमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र शरीर से किसके द्वारा बाहर निकलता है? मूत्र मार्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य में मूत्र का निर्माण किस अंग से होता है? वृक्कक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम वृक्का का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? डायलिसिस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायलिसिस कब किया जाता है? तो वृक्कक के ठीक से कार्य न करने पर। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? जल की होती है। वृक्कक किसका शोधन करता है? तो रक्त का शोधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र निर्माण की प्रथम प्रक्रिया क्या है? निस्यंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो वृक्कक में पाया जाता है। इसकी संरचनात्मक इकाई भी क्या है? नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधे में उत्सर्जन के टॉपिक से किस सवाल है? पौधे उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन मुख्यतः किसके द्वारा करता है? रंध्र के द्वारा करता है। पौधे में अतिरिक्त जल किस प्रक्रिया द्वारा निकलता है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पौधे में गैसीय अपशिष्ट किसके द्वारा बाहर निकलता है? इसका राइट आंसर होगा रंध्र के द्वारा। पौधे में गोंद और राल क्या एक उत्सर्जी पदार्थ है? पौधे में टैनिन किसका उदाहरण है? उत्सर्जी पदार्थ का उदाहरण है। पौधों में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग कौन सा है? विशेष अंग होते हैं। पौधे में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग होते हैं। क्या है? पौधे में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग होते हैं? नहीं। सवाल है कि पौधे में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग होते हैं, तो नहीं, विशेष अंग नहीं होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ है? रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
पौधे में अतिरिक्त जल मुख्यतः कहाँ निकलता है? पत्तियों से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। पौधों में उत्सर्जन का सही कथन कौन सा है? तो पौधा रंध्र, छाल, पत्तियों के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए। तो उत्सर्जन का सही क्या है दोस्तों? उत्सर्जन का सही कथन कौन सा? तो पौधे रंध्र, छाला, पत्तियों के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकलता है। चलिए दोस्तों, तो ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर 1 का सारा टॉपिक का निचोड़ हम ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं पूछेगा। इस चैप्टर से बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। और आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि किस तरह से यहाँ इस चैनल पर पढ़ाया जाता है। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को आप लोग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों। जय हिंद।